दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 3 के बारे में, जो कि आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 939 के लिए कंप्यूटर सीरीज चली है उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके लिए छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप जो है JYT के लिए रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास 8894142830। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के पास, ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे मैचेस आपको जो है ढूंढने हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन हैं, जो कि आपके सी में यूज किए जाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जैसे मेंशन किए हैं, कैलोक या सी एलोक, उसके अलावा फ्री है, मेलोक है और री एलोक है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जिसमें रूल्स जो है हमने फिक्स किए होते हैं, प्रोग्रामर ने जो भी यहाँ पे बनाए होते हैं। ठीक है, तो एरे भी उसका एक एग्जांपल है, जिसमें जो है आपकी साइज को फिक्स किया होता है, जिसमें जो है आपका डाटा जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, या कुछ आपने साइज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें हम 4 प्रकार के ये स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करते हैं, जो हम किसके थ्रू करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। ठीक है, यानी कि STD और LIB डॉट एच। ठीक है, यानी कि STD LIB डॉट एच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर फाइल। ठीक है, इसके थ्रू जो है हम यूज करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे जो आपके 4 फंक्शन हैं, उनमें से कौन कौन से फंक्शन जो हैं आपके यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो यहाँ पे है मैलॉक, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, सी एलॉक, यानी कि कैलॉक फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन का दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये होता है आपका कंटिन्यूअस एलोकेशन। ठीक है, ये एक मेथड है, कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड है, जो कि सी में यूज किया जाता है डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मेमोरी के लिए। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी जो है आपको कंटिन्यूअस लोकेशन में यहाँ पे जो है देनी है, तो ये जो है यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, उसका टाइप बताया जाता है, स्पेसिफाइड टाइप होता है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। ओके, इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे मेलोक है, मेलोक भी आपका क्या है, मेमोरी एलोकेशन करता है सॉरी, और कैलोक भी मेमोरी एलोकेशन करता है, लेकिन इसमें सिंपल से दो डिफरेंस है, मेजर पॉइंट। फर्स्ट जो इसके पास पॉइंट है वो होता है आपका कि इनिशियलाइजेशन जो इनिशियलाइजेशन है वो हर ब्लॉक की होती है, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसमें 0 होती है। किस केस में, सी एलॉक में। ठीक है, या कैलॉक फंक्शन में आपकी इनिशियलाइजेशन जो है वो ईच ब्लॉक में, हर ब्लॉक में होती है, और डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 वैल्यू होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है इस केस में। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका दो पैरामीटर्स होते हैं या आर्गुमेंट होते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, एज कंपेयर टू मैलॉक। ठीक है, इसमें दो आर्गुमेंट या आपके पैरामीटर्स होते हैं, और एक इसके अलावा आपकी इनिशियलाइजेशन होती है हर ब्लॉक की, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 0 होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैलॉक फंक्शन है, मैलॉक भी आपका जो है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, जो जिसमें जो है हम डायनेमिकली मेमोरी जो है मेमोरी साइज, कोई एक सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी साइज को जो है स्पेसिफाइड साइज के साथ एलोकेट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है इनिशियलाइजेशन जो होती है मेमोरी की वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। ओके, हर ब्लॉक में आपकी इनिशियलाइज होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, जैसे कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपका मैलॉक फंक्शन है वो इनिशियलाइज नहीं करता है मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है,
इनिशियलाइजेशन, मेमोरी की इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो है ये इनिशियलाइज होने के बाद हर ब्लॉक को जो है डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। ओके, तो मेजर डिफरेंस तो ये पता लग गया आपको। लेकिन हम जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पहले जो ये फ्री फंक्शन है, फ्री फंक्शन क्या करता है दोस्तों? फ्री फंक्शन कुछ नहीं करता है, जो हमने एलोकेट किए होते हैं सी एलोक या एम एलोक, यानी कि कैलोक और मैलोक फंक्शन से जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की होती है, फ्री उसे क्या करता है? डी एलोकेट करता है। मतलब जो मेमोरी आपने ऑलरेडी दे रखी है उसे जो है वो फ्री कर देता है, ठीक है। क्यों करता है फ्री? क्योंकि यहाँ पे आपने मेमोरी तो एलोकेट कर दी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मान लो आपने साइज जो है 10 दिया और आपने जो है 5 तक यूज़ किया है, तो इससे क्या होगा? आपकी जो मेमोरी होगी वो वेस्ट में यूज जाएगी। तो उसको वेस्टेज से बचाने के लिए जो है फ्री, हम इसे फ्री फंक्शन का यूज़ करके जो है वेस्टेज मेमोरी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसे फ्री फंक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रीएलोकेट जो है ये, या रीएलोक, ये रीएलोकेशन मेथड है जो सी में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रीवियसली जो भी एलोकेटेड मेमोरी होगी वो दोबारा भी हम उसे रीएलोकेट कर सकते हैं अगर हमें यूज पड़ता है, उसका ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले का जो फर्स्ट है हमारा कैलॉग फंक्शन, इसके लिए हम जो है थ्री फंक्शन तीसरे का यूज करेंगे। ये क्या करेगा? एलोकेट स्पेसेस फॉर एरे, एरे के लिए जो है ये स्पेस एलोकेट करेगा। नेक्स्ट जो है आपका फ्री है, फ्री क्या करेगा? फ्री करेगा प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, जो पहले स्पेस एलोकेट हुए हैं उनको फ्री करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास मैलॉक फंक्शन, मैलॉक क्या करेगा दोस्तों? ये एलोकेट्स करेगा रिक्वेस्टेड साइज ऑफ स्पेसेस, ठीक है। एलोकेट करेगा आपका रिक्वेस्टेड साइज ऑफ स्पेसेस। उसके बाद हमारे पास जो रीएलोक या रीएलोकेशन फंक्शन है, ये क्या करेगा? ये करेगा आपका मॉडिफाइज प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेसेस। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सी प्रोग्रामिंग का फंक्शन है और यहाँ पे आपके पास कोड दिया है, ठीक है, फंक्शन दिया है, ये आपके पास कोड दिया है, तो आपने इसकी आउटपुट बतानी है, ठीक है। हमारे पास void फंक्शन है, यहाँ पे मैन फंक्शन है, और इंट हमने डाटा टाइप लिया है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। इंटीजर वैल्यू होती है विदाउट एनी फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू को हम इंटीजर में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे i 2 दिया है और j भी 2 दिया है, और कंडीशन लगाई है हमने while, ठीक है। while कंडीशन लगाई है और इसके अंदर जो है हमने टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है। ये क्या करता है? अगर आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो पहला एक्सप्रेशन है ये क्वेश्चन मार्क वाला, अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास मतलब सही है, ट्रू है, तो आपके पास स्टेटमेंट एक्सप्रेशन 2 जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास फॉल्स है तो आपके पास जो है डायरेक्ट थर्ड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा दोस्तों? i+1, ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की i+1, यस 2+3, यस इट इज ट्रू, ठीक है, ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हुई चेक? माइनस माइनस आई, माइनस माइनस आई का मतलब क्या हुआ? प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले जो है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हुआ, तो अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे j++ हुआ। उसके बाद दोबारा हमने जो है यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक की, ठीक है। हमने कंडीशन चेक की, यहाँ पे पहले अब प्रिंट कर देगा i=1। दोबारा से हमने जो है यहाँ पे कंडीशन चेक की। अब हमारे पास i की वैल्यू कितनी है? अब हमारे पास i की वैल्यू 1 है। 1 + 1 यानी कि 2, यस 2 भी कंडीशन ट्रू है, ओके। ट्रू और फॉल्स चेक करता है इसमें जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से हमारा जो है प्री डिक्रीमेंट हुआ,
माइनस माइनस आई, तो आई की वैल्यू 1 थी आपके पास। अब 1 से माइनस मतलब एक कम कर दिया तो हमारे पास वैल्यू जो है 0 आ गई। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू 0 आ गई तो वो फॉल्स कंडीशन हो गई, और जैसे ही हमारे पास फॉल्स कंडीशन आती है तो हमारा जो भी कंपाइलर होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है, जो इसका आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए होगा 1। ठीक है, 1 होगा, एक टाइम में जो है यहाँ पे 1 होगा, उसके पास कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। तो यहाँ पे सी का प्रोग्राम दिया है, आपने इसकी आउटपुट बतानी है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो है इंट फंक्शन, मैन फंक्शन दिया है। ठीक है, और उसके बाद इंट डाटा टाइप है, ए की वैल्यू 12 है, बी वेरिएबल जो है उसकी 39 वैल्यू है। तो आपने जो है ये प्रिंट एफ परसेंटेज डी जो है हमने इंटीजर के लिए यूज़ किया है, और ये हमारे पास सेमी कॉलन जो है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है। बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज़ को चेक करता है और उन्हें जो है मल्टीप्लाई यानी कि एडिशन उनकी ऐड करता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन करता है यानी कि मल्टीप्लाई करता है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमने जो चेक किया दोनों की वैल्यू, जब हमने इनको बाइनरी में कन्वर्ट किया उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 100 आया। ठीक है, हमारे पास जब 100 आया यानी कि 100 किसकी वैल्यू है, 100 जो है 4 की वैल्यू है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन सी प्रोग्रामिंग इफ यू वांट टू स्टोर डिसिमिलर डाटा टुगेदर देन विच टाइप यू विल यूज। अगर सी में आपने डिसिमिलर यानी कि अलग अलग डाटा टाइप डाटा को एक साथ जो है वो स्टोर करना है तो उस केस में आप किस टाइप की डाटा जो है यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपके पास एरे है, स्ट्रक्चर है, स्टैक है, नन ऑफ दीज अबव है, तो आपने कौन सा ये जो है यूज़ करना है। इस केस में आपको जो है स्ट्रक्चर टाइप का डेटाबेस जो है यूज़ करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, एरे जो है आपका होमोजीनियस है यानी कि सेम टाइप के, और जब आपने डिसिमिलर करने हो या अलग अलग टाइप के स्टोर करने हो तो आप स्ट्रक्चर डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन सी प्लस प्लस अ कलेक्शन ऑफ जेनरिक क्लास एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज। तो सी में जो आपका सी प्लस प्लस में जो जेनरिक क्लास और फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम एस टी एल कहते हैं। एस टी एल कहते हैं, एस टी एस मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो दोस्तों स्टैंडर्ड टेम्पलेट होते हैं कुछ जिसमें हम जो है प्री डिफाइंड हमें फॉर्मेट मिलते हैं, ये हम जो है इन्हें जनरल पर्पस क्लास और फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं टेम्पलेट के साथ, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारे कॉमन एल्गोरिदम्स को और डाटा स्ट्रक्चर्स को, लाइक वेक्टर्स, लिंक लिस्ट, ठीक है, स्टैक्स, क्यूज हो गया, ये सब हम जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट वर्चुअल फंक्शन। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम, फंक्शन कॉल आपकी रिजॉल्व होती है रन टाइम में। इट इज मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, ये जो है मेंबर फंक्शन है क्लास का, और जनरली हैज़ अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी इन द डिराइव्ड क्लास, तो डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है डिराइव्ड क्लास में, और ऑल ऑफ दीज अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज अबव होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज अबव जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग टेबल। तो टेबल डिजाइन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। यस, फर्स्ट जो है मीनिंगफुल ग्रुपिंग ऑफ एट्रीब्यूट, ये होना चाहिए। नो रेडंडेंसी, ठीक है, नो रेडंडेंसी ये भी होना चाहिए, और नो इन एप्लीकेबल एट्रीब्यूट। तो दीज ऑल, ठीक है, दीज ऑल अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका डी ऑप्शन जो है सातवें का
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम 8वें की बात करते हैं। क्वेश्चन 8वें, व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डाटा। तो कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ होती है, वो क्वेरी लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज से जो है आप कमांड्स का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू दी यूजर्स। तो दोस्तों ये जो है आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर डेटाबेस है, जिसमें जो है आपका 3 प्रकार का लेवल होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, फिजिकल लेवल होता है। ठीक है, फिजिकल लेवल जिसे हम जो है, फिजिकल लेवल को हम क्या कहते हैं, फिजिकल लेवल को दोस्तों हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल इंटरनल लेवल बोथ आर सेम। ठीक है, ये लोवेस्ट लेवल है आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर का, और इसे हम इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि आपका हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो कैसे जो है आपका डेटाबेस में डाटा स्टोर्ड है, कैसे जो है फिजिकल उसको कैसे कंप्रेशन होता है उसमें, कैसे एनक्रिप्शन टेक्निक जो है यूज की जाती है, ये सब जो है इसमें बताया जाता है। तो आगे नेक्स्ट आपका हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल होता है। कंसेप्चुअल लेवल जो है इसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि कैसे जो है वेरियस डाटा टेबल्स जो हैं आपस में इंटर रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसे जो है इसके बाद हमारे पास एक एक्सटर्नल लेवल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूज़र लेवल। ठीक है, या व्यू लेवल। और इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र जो है अट्रैक्ट करता है डेटाबेस से। ठीक है, रेलेवेंट जो भी आपकी रेलेवेंट चीज़ें होंगी सिर्फ वही यूजर को शो होंगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है शो नहीं होगी, वो हाइड रहेगी। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं या बैंक अकाउंट में जाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो हमारे लिए ज़रूरी है वो चीज़ दिखाते हैं, बाकी जो एडमिन का काम होता है वो उन्होंने हाइड करके रखा होता है, वो हम नहीं देख सकते। तो एक्सटर्नल व्यू मतलब बाहर के का व्यू जो होता है, यूज़र क्लोजेस्ट व्यू, उसका मतलब वो हुआ। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल को ही हम क्लोजेस्ट टू दी यूजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन का क्या फंक्शन नहीं है दोस्तों, काउंट फंक्शन भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट जो है, क्रिएट फंक्शन नहीं है। ओके, 9th क्रिएट जो है यहाँ पे दोस्तों इसका फंक्शन नहीं है। क्रिएट जो है वो यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज की एवीजी की जगह आप एवरेज कर लेना। ठीक है, एवरेज जो है ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में हम काउंट का यूज़ करते हैं, एवरेज का करते हैं, मैक्स मिनिमम ये सब करते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which is the make given to the database system management system which is able to handle full text data, image data, audio and video। तो DBMS में ऐसा कौन सा फीचर है या ऐसे हम किस चीज़ को बोलते हैं जो हैंडल करता है आपका, चाहे वो आपका फुल टेक्स्ट डाटा हो, इमेज डाटा हो, ऑडियो या वीडियो हो। तो दोस्तों उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ ए डेटाबेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे फीचर है जो स्टोर रखता है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी आपने एक्टिविटी की है जो अफेक्ट करेंगे आपके डेटाबेस को ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोस्तों कहते हैं ट्रांजैक्शन लॉग। ठीक है, ट्रांजैक्शन लॉग में जो है आपकी पूरी डिटेल जो है स्टोर्ड रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13वां क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। तो कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है आपका फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका बेस टेबल है, इंडेक्स है, व्यू है और नन ऑफ दीज अबव है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है आपका व्यू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपको फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन अ स्टूडेंट फाइल कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो है किसी भी यूनिक रिकॉर्ड के लिए यूज की जाती है ताकि हम जो है इजीली किसी को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। जैसे आपका सपोज आपका रोल नंबर होता है कमीशन की वेबसाइट पे या क्लास में, तो आप जो है हर किसी को रोल नंबर जो है वो यूनिक दिया जाता है, यानी कि अलग अलग दिया जाता है। नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर तो यूनिक होता है, इसीलिए जो है हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी नंबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। इसमें जो है हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लगाने के लिए कहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट में कहाँ पे जो है टैग को लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 15 का जो है आपका डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इन दी हेड सेक्शन, तो आप हेड सेक्शन के अंदर जो है लिंक टैग का यूज करके जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट फाइल को यूज करना है तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। तो अगर आपने इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करना है तो आप जो है स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका करेक्ट सिंटैक्स दोस्तों डी ऑप्शन होगा, बॉडी बॉडी और बॉडी के अंदर यहाँ पे आपने कलर और यहाँ पे ब्लैक कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप अपना फॉर्मेट सिंटैक्स लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हायरार्की ऑफ अ सीरीज ऑफ डायरेक्टरीज ब्रांचेज इन अ यूजर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम। तो दोस्तों इसका 18th का यहाँ पे हमारे पास जो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन #होम। तो जब भी आप लॉग इन करते हो लाइनेक्स में, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्टरीज या यूज़र सिस्टम में आप जब भी जाते हो तो आपके पास जो है होम आता है, ठीक है। सीरीज ऑफ डायरेक्टरीज और ब्रांचेस जब भी आप यूज़र सिस्टम में को स्टार्ट करेंगे तो इससे ही होता है बैकस्लैश आपका यहाँ पे होम, ऑप्शन सी। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच डायरेक्टरी कंटेंट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दैट स्टोर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ETC है ऑप्शन ए ETC, ठीक है, यहाँ पे /ETC जो है ये आपकी सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर रखती है, ठीक है। सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ये स्टोर रखती है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज टू सिक्योर रिमोट कमांड लाइन एक्सेस। तो कौन सा जो है यहाँ पे सिक्योर रिमोट कमांड लाइन एक्सेस को अलाउ करता है। तो दोस्तों SSH, यानी कि सिक्योर शेल, ठीक है। सिक्योर शेल जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब जो है एक से ज़्यादा लोग जो हैं सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, ओके। तो हमें जो है टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। टर्मिनल की हमें जो है ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय।
तो सिंबॉलिक जो आपका लॉजिक था वो किसने डिस्कवर्ड किया था? वो दोस्तों डिस्कवर्ड किया था जॉर्ज बुले ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। तो यहाँ पे जो है मल्टी यूजर सिस्टम जो है कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड करता है फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस के लिए, क्योंकि दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो है सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट को यूज करते हैं टू लिंक करने के लिए डंप टर्मिनल्स को। ठीक है, डंप टर्मिनल्स को वो लिंक करते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डंप टर्मिनल जो है वो उसके पास जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस हैज द मोस्ट होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो है क्लास ए में आपके मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल होते हैं। इसमें जो है 24 बिट्स जो हैं होस्ट के लिए होती हैं और 8 बिट जो है वो फर्स्ट नेटवर्क आईडी की होती है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए 24 का करेक्ट हो जाएगा। 25 और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट लेयर इन टीसीपी आईपी स्टैक इज इक्विवेलेंट टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल। तो इसकी जो इक्विवेलेंट लेयर है वो होस्ट टू होस्ट, जो टीसीपी आईपी स्टैक की होस्ट टू होस्ट लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो ओएसआई मॉडल में है उसके इक्विवेलेंट में है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है होस्ट टू होस्ट यानी कि एंड टू एंड डिलीवरी होती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।